स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 का 11 अगस्त को हुआ पेपर, जिसमें हम बात करने वाले हैं जीके के सभी प्रश्न जो 11 अगस्त की परीक्षा में पूछे गए हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, 7th इंडिया खेलो गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ओके, अब हम बात करेंगे यूथ इंडिया खेलो गेम्स के रिलेटेड कुछ मुख्य बातें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के 5 जिले कौन कौन से हैं? पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में किया गया। जबकि इनकी 3 स्पर्धाएं हैं, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इनके शुभांकर कौन थे? जय सिम्हा शुभांकर थे। यह कितने दिनों तक चला आयोजन? तो यह आयोजन 12 दिवसीय आयोजन है और इसमें 27 खेलों को संपन्न किया गया, जिनमें कुल 285 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। ओके, अब हम बात करेंगे शीर्ष 10 राज्य जो सबसे ज्यादा पदक जीते गए हैं ना। फर्स्ट है अपना महाराष्ट्र राज्य, जिसने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक 58 स्वर्ण पदक जीते हैं। रजत जीते हैं उसने 47 रजत पदक जीते हैं। कांस्य पदक जीते हैं 53 कांस्य पदक जीते हैं। उसमें कुल पदक हैं 158, तो 158 इसने कुल पदक जीते हैं। किसने? महाराष्ट्र राज्य ने। आपको अगर यह पीडीएफ चाहिए तो आपको यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उदय योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बिजली की उपलब्धता से, ऑप्शन बी पानी की उपलब्धता से, ऑप्शन सी बिजली वितरण कंपनियों के पूर्ण वित्तीय और परिचालन सुधार, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिजली वितरण कंपनियों के पूर्ण वित्तीय और परिचालन सुधार से। ओके, अब इससे रिलेटेड हम इससे उदय योजना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो उदय योजना का फुल फॉर्म क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एसोर्स योजना। ओके, उदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? उदय योजना की शुरुआत की गई थी नवंबर 2015 में। उदय योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो उदय योजना शुरू की गई थी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। उदय योजना किस प्रकार की योजना है? केंद्र प्रायोजित योजना है। उदय योजना का लक्ष्य क्या है? राज्य डिस्कॉम की परिचालन और वित्तीय सक्षमता को मजबूत करना। उदय योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो झारखंड। झारखंड क्या है? उदय योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। जनधन योजना। जनधन योजना कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। सेकेंड है कौशल भारत मिशन योजना, जो कब स्टार्ट की गई थी? 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी। अगली योजना है मेक इन इंडिया, जो कि 28 सितंबर 2014 को आयोजित की गई थी। फोर्थ है मिशन स्वच्छ भारत योजना, जो 2 अक्टूबर 2014 को आयोजित की गई थी। अगली योजना है अपनी संसद आदर्श ग्राम योजना, जो कब आयोजित की गई है? ये की गई है 11 अक्टूबर 2014 को आयोजित की गई है। अगली योजना है श्रमेव जयते योजना। ये योजना कब लागू की गई है? 16 अक्टूबर 2014 को यह योजना लागू की गई है। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो 22 जनवरी 2015 को लागू की गई है। अगली योजना है हृदय योजना, 21 जनवरी 2015 को लागू की गई है। नेक्स्ट योजना है पीएम मुद्रा योजना, जो कि 8 अप्रैल 2015 को लागू की गई है। उज्ज्वला योजना कब लागू की गई है? तो यह की गई है 1 मई 2015 में। उज्ज्वला योजना 1 मई 2015 को लागू की गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि 8 मई 2015 को लागू की गई है। अगली है कुल पेंशन योजना। पेंशन योजना कब लागू की गई है? 9 मई 2015 को लागू की गई है। अगली योजना है जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा कब लागू की गई है? 9 मई 2015 को लागू की गई है। अगली योजना है स्मार्ट सिटी पहल योजना, जो कि 9 मई 2015 को लागू की गई है। अगली योजना है अमृत रणनीति योजना, जो कि 25 जून 2015 को लागू की गई है। डिजिटल इंडिया मिशन योजना। तो डिजिटल इंडिया मिशन योजना कब लागू की गई है? तो यह लागू की गई है 2 जुलाई 2015 को लागू की गई है। अगली योजना है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, जो कि 5 नवंबर 2015 को लागू की गई है। ये रही हमारी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि पेपर के हर एग्जाम में पूछी जाती हैं।
और जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्टफुल यूजफुल होने वाली है। अगली योजना है सॉवरेन गोल्डन बॉन्ड योजना, जो कि 5 नवंबर 2015 को आयोजित की गई है। अगली योजना है उदय योजना, ये कब आयोजित की गई है? 20 नवंबर 2015 को आयोजित की गई है। नेक्स्ट योजना है स्टार्टअप इंडिया योजना। तो स्टार्टअप इंडिया योजना कब लागू की गई है? 16 जनवरी 2016 को लागू की गई है। अगली योजना है सेतु भारतम योजना, जो कि 4 मार्च 2016 को लागू की गई है। अगली योजना है उठो भारत। उठो भारत योजना कब लागू की गई है? 5 अप्रैल 2016 को लागू की गई है। ग्रामोदय से भारत उदय, यह योजना कब लागू की गई है? 14 से 24 अप्रैल तक 2016 में लागू की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लागू की गई है? यह की गई है 1 मई 2016 से। नमामि गंगे योजना, यह योजना लागू की गई है 7 जुलाई 2016 से। अगली योजना है स्टार्ट योजना, जो कब लागू की गई है? 1 अक्टूबर 2000। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया डिजिटल समिट सम्मेलन IDS 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी कोई नहीं। जिसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। इंडिया डिजिटल सम्मेलन से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करने वाले हैं आपसे। तो इंडियन डिजिटल सम्मेलन 2025 जो आयोजित किया गया है 16-17 जनवरी को, यह 19वां संस्करण है। जगह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। ये एरो सिटी स्थित पुलमैन एवं अंदाज होटल में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? एरो सिटी स्थित पुलमैन एवं अंदाज होटल में आयोजित किया गया है, जो कि नई दिल्ली है ना जगह है। और इसका विषय क्या है? भारत का डिजिटल पथ, भावी नव प्रदर्शकों का सशक्तिकरण। और यह इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रमुख कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 97 व संविधान संशोधन किस संबंधित है? यहाँ किससे है? ओके, ऑप्शन ए राज्य की नीति, ऑप्शन बी सहकारी समिति से संबंधित है, ऑप्शन सी अधिकार, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहकारी समिति से संबंधित है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो 19वां संविधान संशोधन जो है वो 2011 में किया गया था। कब किया गया था? 2011 में, जिसका उद्देश्य है सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करना। इस संशोधन ने सहकारी समितियों के गठन, कामकाज और प्रबंधन से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया है। इस संशोधन के मुख्य प्रावधान इस प्रकार है। मुख्य प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन, इसने या संघ शब्दों के बाद या सरकारी समितियां शब्द जोड़ा, जिससे सहकारी समितियां बनने के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 43(b) का समावेश। अनुच्छेद 43(b) क्या कहता है? कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों के संवर्धन का प्रावधान है। भाग 6(b) क्या कह रहा है? कि संविधान में एक नया भाग 6(b) जोड़ा गया, जिसमें शीर्षक सहकारी समितियां हैं। शीर्षक क्या है? उसकी सहकारी समिति है, जिसमें अनुच्छेद 243(z)(h) से 243(z)(t) तक शामिल हो। इसमें क्या है? अनुच्छेद 243(z)(h) से 243(z)(t) तक शामिल है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 7, ऑप्शन बी भाग 9, ऑप्शन सी भाग 6, ऑप्शन डी कोई नहीं। अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 7। ओके, अब हम बात करने वाले हैं केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों का उल्लेख, जो भारतीय संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 268 से 293 में किया गया। संविधान की 7वीं अनुसूची भी केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों के विभाजन का उल्लेख करती है। संविधान की 7वीं अनुसूची क्या करती है? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों के विभाजन का उल्लेख करती है। वित्त शक्तियों के बारे में हमें बताती है। भारतीय संविधान का भाग 12 वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधित संपत्ति का अधिकार, अनुबंध और मुकदमों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। भाग 12 को 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है। भाग 12 कितने अध्यायों में विभाजित है? 4 भागों में।
अध्याय 1 वित्त, अनुच्छेद 264 से 291, जिसमें करों, शुल्क और केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधान है। सेकंड, ऋण अनुच्छेद 292 से 293, यह केंद्र और राज्यों द्वारा उधार लेने की शक्ति से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 252 से 93। अध्याय 3 संपत्ति संविधाएं, अधिकार, दायित्व और बाद, अनुच्छेद 294 से 300, यह केंद्र और राज्यों की संपत्ति, संविदाओं और उनके द्वारा किए जा सकने वाले मुकदमों से संबंधित है। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300 ए, यह संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, AI ऑन ट्रायल बुक किसने लिखी? ऑप्शन ए अजीत कुमार, ऑप्शन बी मुकेश कुमार, ऑप्शन सी सुरेश कुमार, ऑप्शन डी सुजीत कुमार। इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुजीत कुमार। माननीय राज्यसभा सदस्य श्री सुजीत कुमार द्वारा लिखित पुस्तक, सुजीत कुमार द्वारा कौन सी पुस्तक है? AI ऑन ट्रायल, जो किसने लिखी है? सुजीत कुमार ने। इसका विमोचन उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति द्वारा। अब हम बात करने वाले हैं कुछ अति महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। फर्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनकी गीतांजलि। सलमान रुश्दी, माइंड नाइट चिल्ड्रन। थर्ड है RK नारायण, मालगुड़ी देश। फोर्थ है अरुंधति रॉय, द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स। फोर्थ है रुस्किन बॉन्ड, द रूम ऑफ ऑन द रूफ। नेक्स्ट है जंपा लाहिरी, इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव। नेक्स्ट है मुल्क राज आनंद, अनटचेबल। नेक्स्ट है विक्रम सेठ, अशिटेबल बॉय। नेक्स्ट चेतन भगत, 5.1। नेक्स्ट है अनीता देसाई, क्लियर लाइट ऑफ डेज। ये थी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स एवं उनके राइटर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, न्यू कैलेडोनिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी अमेरिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। न्यू कैलेडोनियन न्यू कैलेडोनिया दक्षिण पश्चिमी प्रांत महासागर में स्थित एक फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में लगभग 1200 किलोमीटर 750 मील की दूरी पर स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मॉक ड्रिल के लिए कुल कितने शहरों को चुना गया है? तो अपन को बताना है कि मॉक ड्रिल के लिए कितने शहरों को चुना गया है। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 259। तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 259। तो यह मॉक ड्रिल 7 मई को आयोजित की गई थी। कब आयोजित किया गया था? 7 मई को। इसका उद्देश्य क्या है? युद्धों जैसी आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारियों का अभ्यास कराना। मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या है? युद्धों जैसी आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारियों का अभ्यास कराना। मॉक ड्रिल में हवाई हमलों की चेतावनी, ब्लैकआउट और निकासी का अभ्यास किया जाता है। अगला है मॉक ड्रिल में शामिल कुछ प्रमुख राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं राजस्थान, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 19 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। भारत में अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग उम्र निर्धारित की गई हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी आवश्यक है। राज्यसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष आवश्यक है। विधान परिषद चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नगर निगम या फिर पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष आवश्यक होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
किस संशोधन ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 45वां संविधान संशोधन। अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। ये कब जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। सेक्युलर और धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट समाजवादी। इस संशोधन को इंदिरा गांधी सरकार के दौरान लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? इंदिरा गांधी सरकार के समय, है ना। और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लघु संविधान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दिल्ली में विधानसभा सीट कितनी है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 70। ओके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल्ली की विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की एक सदनीय विधायी निकाय है। दिल्ली की विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी क्या है? दिल्ली एक सदनीय विधायी निकाय है। इस विधानसभा में कुल 70 विधायक सदस्य हैं। दिल्ली विधानसभा की बैठक पुराना सचिवालय भवन में होती है। दिल्ली विधानसभा की बैठक कहाँ होती है? पुराना सचिवालय में होती है। यदि आप चैनल पर नए, अब हम बात करने वाले हैं विभिन्न राज्य और उनकी विधानसभा सीटें। फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, जिसमें कितनी विधानसभा सीटें हैं? 403। सेकंड है पश्चिम बंगाल, जिसमें 294 विधानसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र, जिसमें 288 विधानसभा सीटें हैं। बिहार, जिसमें 243 हैं। तमिलनाडु, जिसमें 234 हैं। मध्य प्रदेश, जिसमें 230 विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक, जिसमें 224 विधानसभा सीट हैं। राजस्थान, जिसमें 200 विधानसभा सीट हैं। गुजरात, जिसमें 182 विधानसभा सीट हैं। आंध्र प्रदेश, जिसमें 175 विधानसभा सीट हैं। केरल, जिसमें 140 विधानसभा सीटें हैं। असम, जिसमें 126 विधानसभा सीट हैं। तेलंगाना, इसमें 119 विधानसभा सीट हैं। पंजाब 117, छत्तीसगढ़ 90, हरियाणा 90, जम्मू कश्मीर 90 विधानसभा सीट हैं। झारखंड 81 विधानसभा सीट हैं। उत्तराखंड 70 विधानसभा सीट हैं। दिल्ली, जिसमें 70 विधानसभा सीट हैं। हिमाचल प्रदेश, जिसमें 68 विधानसभा सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 60 विधानसभा सीटें हैं। मणिपुर, जिसमें 60 विधानसभा सीट हैं। मेघालय, जिसमें 60 विधानसभा सीटें हैं। नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं। मिजोरम, जिसमें 40 विधानसभा सीटें हैं। सिक्किम, जिसमें 32 विधानसभा सीटें हैं। और पुदुचेरी, जिसमें 30 विधानसभा सीटें हैं। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनकी विधानसभा सीटें, जो कि हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2023 और 24 के अनुसार भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेपाल की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अगर आपको यह पीडीएफ चाहते हैं तो आपको यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं भारत के 7 पड़ोसी देश और सीमाओं की लंबाई और किस राज्य से लगे हैं। तो फर्स्ट है बांग्लादेश। इसकी लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। जो किस किस राज्यों से लगे हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। सेकंड है चीन, जिसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। जो किन किन राज्यों से लगा है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है। थर्ड है पाकिस्तान देश, जो कि जिसकी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर है। जो कि किन किन राज्यों से लगा है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर से लगा हुआ देश है। फोर्थ है नेपाल, जिसकी लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। जो कि किन किन राज्यों से लगा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से लगा हुआ देश है। अगला है नेक्स्ट है म्यांमार।
इसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, मणिपुर से लगे हुए देश है। नेक्स्ट है भूटान, जिसकी लंबाई है 699 किलोमीटर, जो सिक्किम, असम व पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश राज्यों से लगा हुआ देश है भूटान। नेक्स्ट है अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह जम्मू कश्मीर राज्य से लगा हुआ देश है। ये क्वेश्चन नंबर 14, LAN लोकल एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लेवल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लैंग्वेज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ और फुल फॉर्म्स। फर्स्ट है DAT, डिजिटल ऑडियो टाइप। सेकेंड है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फोर्थ है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है UPS, अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट है HSDPA, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। नेक्स्ट है EDEZ, अनहेज्ड डाटा रेट फॉर GSM एवुलेशन। नेक्स्ट VHF, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। अगला है UHF, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट फुल फॉर्म है GPRS, जनरल पैकेट ऑडियो सर्विस। नेक्स्ट WAP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोटेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है HP, हैवलेट पैकर्ड। नेक्स्ट है AM FM, एप्लीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है WAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। AVI, ऑडियो वीडियो इंटरवल। RTS, रियल टाइम स्ट्रीमिंग। SIS, सैम्पलिंग ऑफ इंस्टॉलर फाइल। नेक्स्ट है AMR, एडेप्टिव मल्टी रेट कोड्स। 3GPP, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ये रहे हमारे कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की समीक्षा क्या है? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर और स्थानीय निकायों को उम्मीदवारों की सिफारिश करने की अनुमति देकर भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई। इनने अप्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत की, वित्तीय मामलों पर चर्चा की अनुमति दी और सदस्यों को कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी, जिससे जवाबदेही बढ़ी। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 16, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए बाजीर ए मलिक, ऑप्शन बी बाजीर ए खजाना, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। मतलब बाजीर ए मलिक भी कहा जाता है और बाजीर ए खजाना भी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में किसको? वित्त मंत्रियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है? इसमें अपना राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार होते हैं। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके लिए पेपर का रिव्यू लाते रहें तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।